दोस्तों, आपने फेमिनिज्म के बारे में तो सुना ही होगा। कुछ लोग कूल बनने के लिए इसे गाली भी दे रहे होते हैं, जबकि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है और कहां से आया। फेमिनिज्म के बारे में इस तरह से कई सारी भ्रांतियां दुनिया भर में फैली हुई हैं और आज इसी को थोड़ा और बारीकी से देखेंगे और समझेंगे कि इसका मकसद क्या था और कौन थे वो लोग जो इसे आगे लेकर आए। बस बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। फेमिनिज्म को अगर एक वेस्ट की मूवमेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वहीं पर सबसे पहले औरतों ने वोटिंग राइट्स, हेल्थ केयर, प्रॉपर्टी राइट्स, वर्किंग राइट्स और इक्वल पे की बात करनी शुरू करी थी और आगे जाकर इसमें कई चीजें और एड ऑन होती चली गई। फेमिनिज्म को लोग एक तरह से नहीं समझ पाते क्योंकि ये लगातार इवॉल्व होता रहा है, इसलिए फेमिनिज्म को 4 वेव्स में डिवाइड किया गया है। फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी, जिसका मेन मकसद औरतों के लिए इक्वल राइट्स लेने का था। ये वो समय था जब औरतों को मर्दों की प्रॉपर्टी माना जाता था। इसमें सबसे पहला नाम मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का था, जिन्होंने 1792 में विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन नाम से एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये आर्ग्यू लिखा था कि औरतों को भी पढ़ने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। उनके मुताबिक औरतें समाज में बराबर के हिस्सेदार हैं, ना कि किसी की प्रॉपर्टी हैं। इसके बाद चार्ल्स फॉरियर इस मूवमेंट में आते हैं, जिन्होंने 1837 में फेमिनिज्म शब्द कॉइन किया। इसके बाद 1852 में फेमिनिस्ट शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आया और 1895 तक फेमिनिज्म शब्द भी डिक्शनरी में ऐड कर लिया गया। उनका भी यही कहना था कि सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए दोनों ही जेंडर्स को इक्वल ट्रीट करना और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना बहुत जरूरी है। फेमिनिज्म के क्षेत्र में एक नई अंडरस्टैंडिंग तब डेवलप हुई जब कार्ल मार्क्स के दोस्त और साथी फ्रेडरिक एंगलिस ने 1884 में अपनी किताब ओरिजिन्स ऑफ द फैमिली लिखी। एंगलिस ने इसमें दावा किया कि खेती के इजाद से पहले औरतों और मर्दों के बीच में एक इक्वल रिश्ता हुआ करता था और क्योंकि औरतें जन्म भी दे सकती थी, इसलिए कई सोसाइटीज में तो उनकी इज्जत और भी ज्यादा होती थी। एंगलिस कहते हैं कि खेती के आने से सरप्लस का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी अब सभी को शिकार पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा और साथ ही अब वो अपनी जरूरत से ज्यादा अन्न भी उगाने लग गए, जिसे सरप्लस कहते हैं। एंगलिस के मुताबिक सरप्लस से ही प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, जमीन को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया गया और क्योंकि उस समय औरतें बहुत ही यंग एज में प्रेग्नेंट हो जाती थी और ज्यादातर बच्चे पैदा होने के कुछ सालों में ही मर जाते थे, इसलिए ये औरतें अपनी जिंदगी में ज्यादातर चाइल्ड बर्थ की ही साइकिल में रहती थी और मर्दों ने इस बीच खेती का काम संभाला और टूल्स चलाने में महारत हासिल की। इसलिए अब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पास ऑन भी करी तो लड़कों को ही करी और यहीं से औरतें भी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करे जाने लगी। एंगलिस के बाद कई सारी मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट्स में औरतों के राइट्स की बात होने लगी। इसमें सबसे बड़ा फिगर क्लारा ज़ेटकिन थी, जिन्हें मदर ऑफ कम्युनिज्म भी कहा जाता है और वो जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर थी। उन्होंने औरतों को इकट्ठा करना शुरू किया। 1907 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशलिस्ट वुमेन में वोटिंग राइट्स के मुद्दों को फिर से उठाया गया। 1910 में न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल सोशलिस्ट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में 8 मार्च को वुमेन्स डे की तरह सेलिब्रेट की जाने की बात की, जिसे फाइनली 1975 में यूएन ने भी अडॉप्ट किया। इन सभी मूवमेंट से कुछ बदलाव आ रहे थे, जैसे कि अभी तक 1839 में यूके में औरतों को बच्चों की कस्टडी और 1870 के दशक में प्रायोरिटी में हक जैसी चीजें मिल गई थी। लेकिन फिर रूस में 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ और लेनिन ने टीजार को हराकर सोवियत यूनियन की स्थापना की। लेनिन ने आते ही 1918 में औरतों को वोटिंग के राइट्स दे दिए और सोवियत संघ वो पहला यूरोपियन देश बना जिसने औरतों को वोटिंग का अधिकार दिया। इससे पहले सिर्फ 2 ऐसे देश थे जिनमें औरतों को वोटिंग का अधिकार था। न्यूजीलैंड में औरतों को वोटिंग का अधिकार 1893 में मिला और ऑस्ट्रेलिया में यह अधिकार 1902 में दिया गया। जब रूस में औरतों को वोटिंग का अधिकार मिला तो उसने बहुत क्रांति ला दी, क्योंकि सोवियत संघ तो कम्युनिस्ट देश था और उस वक्त दुनिया कम्युनिस्ट के खिलाफ थी। जब यूके और यूएस में भी औरतों ने सोवियत संघ का एग्जाम्पल देकर अपनी सरकार पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, तब 1918 में यूके ने 30 साल से बड़ी और प्रॉपर्टी रखने वाली औरतों को वोटिंग के राइट्स दिए। लेकिन फिर 1928 में सभी 21 साल से ज्यादा उम्र वाली औरतों को ये अधिकार मिल गया। वहीं अमेरिका में भी औरतों को 1919 में वोटिंग के राइट्स मिल गए। वैसे ये वो समय भी था जब भारत में औरतें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही थी। औरतों ने घरों से बाहर निकलना शुरू किया, खुद को एजुकेट किया और फिर समाज में एक पहचान बनाई। फेमिनिज्म की लड़ाई लेकिन लंबी थी। आप देखें तो कई चीजें होनी बाकी थी, जैसे 1944 में जाकर फ्रांस ने औरतों को वोटिंग के राइट्स दिए। स्विट्जरलैंड में तो ये राइट्स उन्हें 1975 में मिले। इसके अलावा अगर भारत की ही बात की जाए
तो 2018 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 को हटाया है, जो कहता है कि शादीशुदा औरत अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। खैर, इसके बाद 1960 से 1970 के बीच के समय को फेमिनिज्म की सेकंड वेव माना जाता है। फेमिनिज्म की सेकंड वेव में औरतों का फोकस बाकी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को कर्ब करने का रहा। जैसे औरतें अब काम तो कर रही थी, लेकिन उनकी सैलरी सेम काम के लिए मर्दों से कम होती थी। उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं था, उन्हें लीडरशिप वाले रोल्स नहीं दिए जाते थे, और इसी तरह के कई सारे मुद्दे थे जिन पर सेकंड वेव का फोकस रहा। ये वही समय था जब औरतों को मैटरनिटी लीव और बाकी ज्वलंत मुद्दों पर बोलते हुए सुना गया। फेमिनिज्म की थर्ड वेव हम 1990 के वक्त पर मानते हैं, जब औरतों ने खुद को एक्सप्रेस करना शुरू किया। ये वो समय था जब औरतों ने ज्यादा फ्रीली बोलना, ज्यादा फ्रीली कपड़े पहनना, और सोसाइटी ने जो उन्हें शर्म के दायरे में रखा हुआ था उससे बाहर निकलना सीखा। थर्ड वेव फेमिनिज्म ने एक आइडियल औरत की इमेज को ब्रेक किया, जिसे हमेशा ही ऐसा दिखाया जाता था जो मर्दों के सामने दब कर रहती है। थर्ड वेव में रेस को भी औरतों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, और उसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उस पर भी औरतें मुखर होकर बोली। 2012 में माना जाता है कि अब फेमिनिज्म की फोर्थ वेव चल रही है। फेमिनिज्म की फोर्थ वेव में भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, जैसे कि औरतों ने अपने साथ हुए हैरेसमेंट के केसेस को पब्लिक में लाना शुरू किया और पूरी मी टू मूवमेंट आगे बढ़ी। सोशल मीडिया ने इस वेव में एक बड़ा रोल अदा किया, क्योंकि उसने उन्हें एक ओपनिंग प्लेइंग फील्ड दे दी, जिससे वो ज्यादा लोगों से जुड़ सकी और अपनी वॉइस वहां तक पहुंचा सकी। फोर्थ वेव फेमिनिज्म ने कई सारे मिथ्स को भी ब्रेक किया कि किस तरह इतनी लड़ाई के बाद भी अभी पे गैप, वर्क प्लेस औरतों के लिए सेफ नहीं है, लीडरशिप रोल्स मर्दों द्वारा डोमिनेटेड है। फोर्थ वेव में एक नए तरह का फेमिनिज्म भी आया, जिसने जेंडर को शैटर करना शुरू किया। अभी तक सेक्सुअलिटी और जेंडर पर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई थी, लेकिन एक क्वीर मूवमेंट भी फेमिनिज्म के साथ जुड़ा, जिसने हर तरह की सेक्सुअलिटी और हर तरह के जेंडर के लिए राइट्स मांगने शुरू किए। ये थॉट आज भी इवॉल्व ही कर रहा है, लेकिन इसने हमें कई चीजें सिखाई कि LGBTQ कम्युनिटी को न सिर्फ एक्सेप्ट करना, बल्कि उन्हें सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट भी करना। तो ये थी फेमिनिज्म की 4 वेव्स, जिसमें से फोर्थ वेव से अभी हमारी जनरेशन गुजर रही है। कई लोगों को ये भी लगता है कि अब फेमिनिज्म कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है और लोग मूर्खता से उसका विरोध भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इन लोगों को विरोध करते हुए देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या फालतू बात है, फेमिनिज्म को हमेशा से ही विरोध झेलना पड़ा है। ऐसा थोड़े ना है कि जब औरतों ने इक्वल पे या वोटिंग राइट्स की बात की थी तो उन्हें मिल गया था। इसके लिए भी उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। उस वक्त भी उन्हें यही सब बोला जा रहा था, बस तब सोशल मीडिया नहीं था, वरना हमेशा से ही जब औरतें अपने राइट्स की बात शुरू करती हैं, सोसाइटी मर्दों की प्रॉब्लम्स का रोना लेकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। जबकि होना तो ये चाहिए कि दोनों को सॉल्व किया जाए। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं है, सेम ही आर्ग्यूमेंट है, बस इसे कोई समझे तो। खैर, फेमिनिज्म की बाकी वेव्स के बारे में भी काफी बात हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का अलग पार्ट बनाएं, या ऐसी ही किसी सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट पर आप कुछ नया देखना चाहते हैं, तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।